हेलो दोस्तों, स्टडी आइकॉन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 2 मई 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 1 मई। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हर साल 1 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और मई दिवस के रूप में भी इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1891 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की एक घोषणा की गई थी। भारत में मई दिवस की शुरुआत, अब जानते हैं कि भारत में मई दिवस की शुरुआत कब हुई। तो भारत में पहला श्रम दिवस या मई दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास, जिसे अब चेन्नई के रूप में जाना जाता है, में मनाया गया। यह पहला मौका था जब मजदूर दिवस के प्रतीक लाल झंडे का इस्तेमाल भारत में किया गया था। इसके अलावा इसे हिंदी में कामगर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मराठी में कामगर दिवस और तमिल में उजिपालार नाल के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का इतिहास। अब दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का इतिहास क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इस दिन को मनाए जाने की नींव तब पड़ी 1886 में। 1 मई को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों ने काम की अवधि को अधिकतम 8 घंटे पर दिन निर्धारित करने के लिए हड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद 4 मई को शिकागो के हैमार्केट स्क्वायर में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। समाजवादी अखिल राष्ट्रीय संगठन ने इस घटना में मरने वालों की स्मृति में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाने और पूरे विश्व में श्रम कल्याण को बढ़ावा देने की शुरुआत की थी। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात हुई है, तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो गाय राइडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1919 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी हेमा भारली का निधन हो गया, उन्हें किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, पद्मश्री। अब इसके बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी विचारक हेमा भारली का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय नेता के रूप में बहुत लोकप्रिय थी। उनका जन्म 19 फरवरी 1919 को असम में हुआ था। हेमा भारली ने 1950 में उत्तरी लखीमपुर में भूकंप के दौरान राहत कार्यों में योगदान दिया और 1962 में चीनी आक्रमण में असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर लोगों की मदद भी की थी। वह 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में शामिल हुई, जिसमें वह एक प्रमुख नेता बनकर उभरी थीं। अब पुरस्कार के बारे में जानते हैं। उन्हें 2005 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा भारतीय के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साल 2006 में वे गृह मंत्रालय के तहत सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन ने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार और असम सरकार द्वारा उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में थांगजाम धम्बाली सिंह को किस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जापान।
मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धम्बाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया। थांगजाम धम्बाली सिंह पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के इम्फाल युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भारत में जापान के दूतावास के अधिकारियों सहित कई जापानी नागरिकों ने भी हिस्सा लिया था। अब क्या होता है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार, तो इसके बारे में जानते हैं। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत जापान के बादशाह मेइजी ने 1875 में की थी। अब जापान की बात हुई तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 खिलाड़ी। भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। वह 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। उनकी कप्तानी में भारत 1964 में एशियाई कप में उप विजेता रहा था। चुन्नी गोस्वामी ने 1957 में अपनी अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू किया, जिसके बाद राष्ट्रीय टीम के सबसे बड़े सितारों के रूप में उभरे थे। उन्होंने 27 साल की उम्र में साल 1964 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया। उन्होंने क्लब फुटबॉल में मोहन बागान के लिए खेला। इसके अलावा वह अच्छे क्रिकेटर भी थे, जिन्हें 1971-72 सीजन में बंगाल रणजी ट्रॉफी टीम का कप्तान बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गूगल पे इंडिया के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 शिखा शर्मा। गूगल दोस्तों ये है शिखा शर्मा, इन्हें ही गूगल पे इंडिया के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आगे चलते हैं। एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के लिए एक प्रमुख ऐप है, जो अमेजन पे, पेटीएम आदि के जरिए यूपीआई की सुविधा मुहैया कराता है। शर्मा की नियुक्ति गूगल पे इंडिया के कार्ड आधारित ऑफर के लिए मार्ग तलाशने के लिए की गई है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। शर्मा ने 2018 में एक्सिस बैंक में शामिल होने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 2018 तक एक्सिस बैंक का संचालन किया और इसे देश की एक प्रमुख बैंकिंग इकाई में तब्दील करने में कामयाबी हासिल भी की। इसके अलावा शर्मा आईटी प्रमुख टेक महिंद्रा के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी सक्रिय हैं। अब यहाँ गूगल की बात हुई तो गूगल सुंदर पिचाई गूगल के वर्तमान सीईओ हैं। अल्फाबेट इंक गूगल की मूल कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस ने किस संस्थान के साथ मिलकर आयु रक्षा नामक कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 AIIA। अब इसके बारे में जानते हैं। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, जिसमें आयुर्वेद और इम्यूनिटी बूस्टिंग के सरल उपायों के बारे में बताया गया। आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय अर्थात आयुष के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो श्रीपद येसो नाइक जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक KVGB ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई है। यह ऋण सुविधा मौजूदा MSME ग्राहकों के लिए होगी जो 29 फरवरी तक नियमित चालू रहे हैं।
इसमें 1 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसमें सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी तथा जिसे उधारकर्ता को 36 महीने चुकाना होगा, जिसे उधारकर्ता को 36 महीने के अंदर चुकाना होगा। यह मौजूदा योग एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा है, जो उन्हें मौजूदा संकट में उभरने और व्यवहार्य गतिविधि की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो धारवाड़, कर्नाटक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो पी गोपी कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की एक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 रविशंकर प्रसाद। सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय कानूनी और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 19 अन्य G20 सदस्यों के डिजिटल मंत्रियों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। ये 20 सदस्यीय समूह G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। G20 समूह के सदस्य कौन है? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है। अगला क्वेश्चन है, किस निकाय ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन अभियान की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 फीफा। अब फीफा के बारे में जानते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने वी विल विन नामक एक नया अभियान शुरू किया है। फीफा ने इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रूप रखने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान वाईचुंग भूटिया भी शामिल हैं, जिन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में से एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। अब फीफा की बात हुई तो फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो। स्थापित हुई 21 मई 1904 को। मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड है। आगे चलते हैं। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले नंबर पर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने के राज्य के प्रयास के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख मजदूर कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पूरे देश में मनरेगा के तहत दी गई नौकरियों का लगभग 24% हिस्सा है। आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के मौजूद कुल 18,51,536 श्रमिकों ने छत्तीसगढ़ की 9,883 ग्राम पंचायतों मनरेगा के तहत दिन में कार्य किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 प्रोफेसर टी प्रताप। प्रोफेसर टी प्रदीप। तो ये है दोस्तों प्रोफेसर टी प्रदीप, इनको ही निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया जाएगा। उन्हें इस पुरस्कार से नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। अन्य पुरस्कार के बारे में जानते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रोफेसर थलपिल प्रदीप भारत के हैं। संस्कृति और समुदाय राम प्रसाद कदेल नेपाल के हैं। आर्थिक और व्यावसायिक समाचार एंथनी टैन मलेशिया के हैं और टैन होई लिंग मलेशिया के हैं। इनको भी यह पुरस्कार दिया जाएगा।
प्रोफेसर थलप्पी प्रदीप ने नैनो टेक्नोलॉजी सक्षम पानी फिल्टर विकसित करने के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है, जिसे भारत में 2 पैसे प्रति लीटर की दर पर पीने योग्य स्वच्छ पानी मिल सकेगा। उन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। निक्केई एशिया पुरस्कार उन व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने इस क्षेत्र के सतत विकास और एशिया के बेहतर भविष्य के निर्माण कार्यों में योगदान दिया हो। यह पुरस्कार हर साल 3 श्रेणी अर्थात आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृत और समुदाय में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा PMU की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कोयला मंत्रालय द्वारा। कोयला मंत्रालय द्वारा एक परियोजना निगरानी इकाई अर्थात प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट PMU की स्थापना की गई। इस परियोजना निगरानी इकाई को स्थापित करने का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई कोयला खानों के शीघ्र परिचालन को सुगम बनाना है। यह इकाई कोल खानों को खदानों के संचालन के लिए केंद्र राज्य सरकार के अधिकारियों से जरूरी विभिन्न मंजूरी दिलवाने करने में मदद करेगी, जिससे कोयला उद्योग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। आवंटित कोयला खदानों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द कोयला उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए अपने मुद्दों को हल करने में सलाहकार की सेवाओं का उपयोग करें। इसलिए परियोजना निगरानी इकाई PMU कोयला उद्योग में उत्पादन के साथ साथ कारोबारी माहौल को अनुकूल बनाने में भी मदद करेगी। अब केंद्रीय कोयला मंत्री कौन हो? तो प्रहलाद जोशी हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला धारावाहिक कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 रामायण। 1980 के दशक की भारत की महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया है। महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण को रामानंद सागर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इस कार्यक्रम ने साल 2003 में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पौराणिक सीरीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। अगला क्वेश्चन है, NCSTC और DST ने कोविड-19 से निपटने के लिए यस नामक कार्यक्रम शुरू किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 हर्षवर्धन। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST ने कोविड-19 पर केंद्रित एक स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार कम्युनिकेशन कार्यक्रम ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ अर्थात यस शुरू किया। यह स्वास्थ्य के संबंध में जमीनी स्तर पर बेहतरी और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक व्यापक विज्ञान और स्वास्थ्य संचार पहल है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और समुदायों को कोविड-19 के प्रति जागरूकता की भावना को बढ़ाने में मदद करना है। इसके द्वारा सरकारें जानकारी से संबंधित निर्णय ले सकेंगी और इससे संबंधित जोखिमों का प्रबंध कर पाएंगी। यस कार्यक्रम जोखिम और इससे संबंधित चुनौतियों, समाधानों और इस परिस्थिति से जूझने वाले लोगों में साहस एवं आत्मविश्वास पैदा करने के साथ ही लक्षित समूहों के बीच व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के काले चावल को GI टैग दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मणिपुर। मणिपुर के काले चावल जिसे चाक हाओ भी कहा जाता है और गोरखपुर के टेराकोटा एवं कोबिल पट्टी की कदलाई मितई को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। चाक हाओ के लिए आवेदन चाक हाओ के उत्पादकों के संघ द्वारा दायर किया गया था, जिसे मणिपुर सरकार के कृषि विभाग और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड NERACAC द्वारा सहायता दी गई थी। गोरखपुर टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र द्वारा आवेदन दायर किया गया था। ब्लैक राइस या काला चावल, इसके बारे में जानते हैं। इस चावल किस्म के चावल का रंग गहरा काला होता है और इसका वजन अन्य रंग के चावल की किस्मों की तुलना में अधिक होता है, जैसा कि भूरे चावल का होता है। चावल का अधिक वजन और इसका काला रंग मुख्य रूप से एंथोसायनिन एजेंट के कारण होता है। यह चावल मिठाई, दलिया बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। गोरखपुर टेराकोटा, इसके बारे में जानते हैं।
गोरखपुर का टेराकोटा लगभग 100 वर्ष पुराना है। हस्तशिल्पियों द्वारा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दोमट मिट्टी से तैयार की गई छोटी बड़ी आकृतियों और मूर्तियों का पकने के बाद लाल रंग खुद निखर कर सामने आता है। सबसे खास बात यह है कि दीपदान हो या मोर, नक्काशी किए हुए झूमर, लैंप और पक्षियों की आकृतियां हैं। फिर 5 फीट का हाथी बनाने में चाक या सांचे का उपयोग नहीं होता। शिल्पकार हाथों से ही इसे गढ़ते हैं। कोविलपट्टी कदलाई मित्ताई, इसके बारे में जानते हैं। कदलाई मित्ताई तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में बनाई जाने वाली मूंगफली कैंडी है। मूंगफली और गुड़ से कैंडी को तैयार की जाती है। इसमें विशेष रूप से थामीबरानी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा दिए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। फिर हम कल आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।